मॉडल पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा भौतिक विज्ञान कक्षा 12 केवल प्रश्न पत्र, जिसमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन खंड आ देखेंगे। पहले का 0 केल्विन निकाल है। 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक है, तो इसमें होगा विद्युत रोधी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका खा एक बिंदु आवेश पर विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है, तो ये इसमें हो जाएगा आपका F डायरेक्टली प्रोपोर्शन 1/r³। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ रहा है इसमें विद्युत धारा घनत्व तथा अपवावेग भेड़ी में संबंध है, तो ये आपका पहला इसमें हो जाएगा J बराबर यानी भेड़ी, क्योंकि J हमारा घनत्व है और भेड़ी हमारा अपवावेग यानी अनुगमन वेग है, तो इसमें J बराबर यानी ई भेड़ी हो जाता है। इसमें पहला सही है। अगला क्वेश्चन का आ रहा है घास में किसी गतिमान कण से संबंध डी ब्रोगली तरंग की तरंग दैर्घ्य निर्भर नहीं करती है, तो द्रव्यमान तो निर्भर करती है। द्रव्यमान भी होता है इसमें, वेग भी होता है, संवेग भी होता है, इसमें आवेश नहीं होता है। आवेश पर ये निर्भर नहीं करती है डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य। अगला क्वेश्चन आ रहा है सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है, तो इसमें हो जाता है नाभिकीय संलग्न हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है इसमें जब एक प्रकाश किरण अपवर्तनांक के माध्यम से प्रवेश करती है तब अपवर्तन कोण का मान अपवर्तन कोण का आधा हो जाता है। अपवर्तन कोण का मान क्या होगा? अपवर्तन कोण का मान इसमें हो जाएगा आपका 2 cos इनवर्स n/2 हो जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने दूसरे का 1 नंबर का क्वेश्चन है विद्युत धारा को समझाइए। विद्युत धारा को समझाते हैं, देखते हैं विद्युत धारा क्या होता है। देखते हैं विद्युत धारा माना किसी धातु में किसी स्थान से t सेकंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा ले जाया जाने वाला कुल आवेश Q है, तब धातु में विद्युत धारा I बराबर Q/T होता है, जहां I हमारा क्या विद्युत धारा है और Q क्या है विद्युत आवेश है। T इसमें समय, चुटी से समय में ले जाया जा रहा है आवेश को। अगला क्वेश्चन इसमें आ रहा है किरचॉफ का धारा नियम लिखिए। किरचॉफ का धारा नियम लिखिए। इसमें हो रहा है किरचॉफ का धारा नियम किसी दृष्ट धारा विद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, अर्थात सिग्मा I = 0 हो जाता है। ये किरचॉफ का धारा नियम होता है। जिसमें अगला क्वेश्चन हम देखते हैं धारिता से आप क्या समझते हैं? तो इसमें धारिता यानी संधारित्र की धारिता जो होती है, किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है, अर्थात C बराबर Q/V हो जाता है। C बराबर Q/V। C हमारा धारिता है, Q हमारा आवेश है, V हमारा विभवांतर हो जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ रहा है दूसरे का घ। देखते हैं एक प्रकाश किरण का पानी में तरंग दैर्घ्य कितना है? पानी में तरंग दैर्घ्य 4800 एंगस्ट्रॉम है। यदि पानी और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 5/3 है, तो कांच में किरण की तरंग दैर्घ्य क्या होगी? कांच में किरण की तरंग दैर्घ्य यानी क्या दिया है? पानी का तरंग दैर्घ्य तो दिया है, और क्या दिया है? पानी और कांच का अपवर्तनांक दिया है। हमें ज्ञात क्या करना है? कांच में किरण की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है, जिसमें हम जानते हैं कि WN G यानी कि हमारा जो पानी
का अपवर्तनांक और कांच का अपवर्तनांक जो दिया है 4/3, तो ये गुणे 3/5 हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखते हैं कि पानी का अपवर्तनांक और कांच का अपवर्तनांक है, पानी का अपवर्तनांक बटे कांच का अपवर्तनांक हो जाता है WNG का मान हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर देखते हैं कि 4/3 भागा कांच का अपवर्तनांक, तो 5/3 होता है। तो इसका भाग नहीं, भिन्न का भाग कभी सॉल्व नहीं होता है, इसको हमें गुणा में चेंज करना पड़ता है। तो पहला भिन्न सेम ऐसे रखते हैं, दूसरा भिन्न को क्या करते हैं, हर को अंश बना देते हैं, अंश को हर बना देते हैं, और अंश का अंश में हर का हर में गुणा कर देते हैं। लेकिन देखते हैं 3 ऊपर और नीचे दोनों में है, इसलिए 3 एकम 3 कट जाता है। क्या बचता है? 4/5 बच जा रहा है। तो ये हो जा रहा है आपका WNG का मान 4/5 हो जा रहा है। और क्या दिया है, किसका तरंग दैर्ध्य दिया है? पानी का तरंग दैर्ध्य दिया हुआ कितना? 4800 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, 4800 एंगस्ट्रॉम दिया है। और क्या ज्ञात करना हमें? कांच का तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है। इसमें क्या हो जाएगा? पानी का तरंग दैर्ध्य बटे इसका पानी और जल का अपवर्तनांक, पानी और इसका गिलास यानी कांच का अपवर्तनांक हमें मालूम है, इसका मान रख देते हैं। तो 4800 बटे 4/5 हो जाता है। तो बराबर देखते हैं, जो बटे का बटे होता है ऊपर जाकर गुणा हो जाता है। तो 4800 × 5/4 हो जाएगा। अब 4 से भाग दे देंगे, तो 4 से 4800 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1200, और 1200 का गुणा 5 में करेंगे तो हो जाएगा 6000 एंगस्ट्रॉम। यानी कि हमारा क्या आ गया, कांच का अपवर्तनांक जो होगा ये 6000 एंगस्ट्रॉम में आ गया हमारा। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया 6000 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ रहा है दूसरे का अंगा, यदि किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण दोनों का मान a हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा? यानी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक हमें ज्ञात करना है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। जिसमें हमारा क्या क्या दिया है देखते हैं। प्रिज्म कोण बराबर क्या कर रहा है, न्यूनतम विचलन कोण का मान क्या दिया है? a दिया है, क्वेश्चन में a दिया है। जिसमें ज्ञात क्या करना है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, यन ज्ञात करना है। तो यन बराबर क्या हो जाता है, sin a प्लस δm/2 बटे sin a/2 होता है। लेकिन देखते हैं ये प्रिज्म कोण है, ये क्या है, न्यूनतम विचलन कोण है, दोनों का सेम है। तो ये क्या हो जाएगा, sin a प्लस a/2। यहाँ पर a को जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ a बचेगा। तो sin a बचेगा, और यहाँ पर हो जा रहा है क्या, sin a/2 जो है वैसे रह जाएंगे। आगे हम देखते हैं, आगे ये देखते हैं कि sin a बराबर त्रिकोणमितीय सूत्र होता है क्या, sin a बराबर 2 sin a/2 cos a/2 ये सूत्र होता है, जो कि हम यहाँ पर लाकर रख देते हैं। यहाँ पर देखिए sin a की जगह पर हम क्या लिखते हैं, 2 sin a/2 cos a/2, और इसको देखते हैं सेम जैसे था वैसे लिख देते हैं, sin a/2 लिख देते हैं। तो देखते हैं sin a/2 यहाँ सेम है, ये बटे में भाग में होते तो कट जाते हैं, भाग कट दिए तो क्या बचा है आपका 2 cos a/2, यानी कि यन आ गया आपका, यन आपका आ गया है, यन बराबर क्या आ गया 2 cos a/2। यानी कि हमें क्या ज्ञात हो गया है, क्या ज्ञात करना था, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या आ गया आपका, यन बराबर 2 cos a/2 आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दो सीधे समानांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक लिखिए, इसमें आपका हो जाएगा F अपान यल बराबर μ0/4 पाई 2i 1i2 अपान r हो जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे आ जाए, तीसरे का इसमें भी विकल्प दिया हुआ है। कार्य है एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 × 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीसरे का
2 नंबर का क्वेश्चन है तीसरे का विद्युत क्षेत्र की ये तीव्रता क्या क्या दिया, रेखे के आवेश का घनत्व दिया हुआ है और तार के से 2 सेंटीमीटर दूर दिया हुआ है, इनकी आर का मान दिया हुआ है, देखते हैं आर बराबर दिया है 2 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 0.02 से मीटर हो जाएगा। रेखिक आवेश घनत्व दिया है लैम्डा बराबर 10 गुणे यानी घनत्व लैम्डा बराबर 10 गुणे 10 की घात -8 कूलाम प्रति मीटर हो जाता है जो दिया हुआ है इसमें। हमारा क्या देखते हैं आगे, इसलिए अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण आर दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र हमें ज्ञात करना है जो ई बराबर होता है लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर, जहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये नेतांक पूरा वैद्युत नेतांक हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 2 लैम्डा अपान आर हो जाता है सूत्र, जहाँ पर देखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है 9 गुणे 10 की घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। इसमें हम मान रख देते हैं 1/4 पाई का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान रखते हैं 9 गुणे 10 की घाते 9 और 2 लैम्डा का मान दिया हुआ है 10 की क्वेश्चन में दिया हुआ था 10 गुणे 10 की घात -8 होता है बटे आर का मान 0.02 हो जाता है। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं 9 गुणे 2 और गुणे 10 कर देते हैं 9 दूनी 18 दहम्मा 180 और यहाँ पर देखते हैं 10 की घाते 9 और ये 10 की घाते -8 है, ये जो जुड़ेंगे तो इनका घात जो है जुड़े या घट जाता है, जो बेस समान होते हैं तो ये हो जाता है आपका, ये घटेगा यहाँ से 9 में से 8 घटेगा 1 आ जाएगा यानी 10 हो जाएगा और यहाँ पर 180 हो जा रहा है और नीचे देखते हैं क्या आ रहा है, नीचे इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 10 की घात -2 लिख सकते हैं, 0.02 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 10 की घात -2 लिख सकते हैं। तो ये हो जाता है आपका, देखिए 2 से भाग हो जाएगा, 2 से 180 में भाग होगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा 2 9 18 यही 2 0 यानी कि 90 हो जा रहा है और 90 गुणे 10 करेंगे तो 900 और ये देखिए कोई भी इन्वर्स नीचे होता है ऊपर जाकर अंश में जाता है तो प्लस में हो जाता है, प्लस में होता है तो माइनस में हो जाता है, यहाँ पर देखिए तो माइनस में था ऊपर गया प्लस में हो गया, तो यानी कि 900 गुणे 10 की घाते 2। इसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे 9 गुणे 100 होगा यानी कि 10 की घाते 2, यहाँ भी हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 9 गुणे 10 की घाते 4 न्यूटन कूलाम, 9 गुणे 10 की घाते 4 न्यूटन प्रति कूलाम। क्या मालूम हो गया, अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र ज्ञात हो गया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मालूम हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है। निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव कैसा होता है, विद्युत द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है। सिद्ध करना में कैसे होता है, तो हम अगले क्वेश्चन को लेकर देखते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है तो बिंदु P पर द्विध्रुव के आवेश प्लस Q के कारण विभव हमें देखना है कि क्या हो रहा है, शून्य होता है तो कैसे होता है। तो इसमें देखिए 2 आवेश लगे हुए हैं, वैद्युत द्विध्रुव आवेश, तो एक तरफ A B है और एक बिंदु P है जहाँ तक कि उसके केंद्र मध्य बिंदु क्या है O है और O बिंदु तक की दूरी जो है R है। O से P तक की मध्य बिंदु की दूरी जो है वहाँ P बिंदु की दूरी R है। O से B तक की दूरी स्मॉल l है और O से A तक की दूरी स्मॉल l है। चलिए देखते हैं सूत्र में क्या होता है। तो यहाँ पर V1 वैद्युत विभव प्लस Q के कारण विभव बिंदु P पर द्विध्रुव के आवेश प्लस Q के कारण विभव V1 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 KQ/AP हो जाएगा। A
P हो जाएगा। जहाँ पर अगला देखते हैं, तथा बिंदु P पर द्विध्रुव के आवेश माइनस Q के कारण तो प्लस Q माइनस Q के कारण तो अब यानी BP इसमें हो जाएगा V2 बराबर 1/4πε0 K माइनस Q अपान BP हो जाएगा। अगला देखते हैं, P पर परिणामी विभव क्या होगा, V बराबर V1 प्लस V2 हो जाता है, यानी V1 V2 का मान यहाँ पर जोड़ देना है, परिणामी विभव मालूम हो जाएगा। तो V बराबर हो जाता है 1/4πε0 K Q अपान AP हो जाएगा। ये मान जो दिया हुआ था समीकरण 1 बना लीजिए, चाहे इसको समीकरण 1 इसको बना लीजिए, चाहे समीकरण 1 और इसको समीकरण आप बना सकते हैं क्या 2, समीकरण नंबर 2 बना सकते हैं। समीकरण 1 और 2 का मान जो परिणामी विभव में V1 V2 का मान रख देते हैं। रखने के बाद देखते हैं कि ये समान है, ये समान है और Q भी ये समान है, तो इसको क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। तो Q अपान 4πε0 के बाहर हो जाता है। क्या बचता है, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, A1 बचा है, तो A1 बटे AP हो जाता है, माइनस यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ से सब कुछ ये कॉमन हो चुका है। क्या बचा है, BP 1 अपान BP बचा बराबर 0। यहाँ पर देखते हैं, लेकिन ये देखिए AP और BP देखिए समान लिखा है, समान दूरियाँ हैं, समान दूरियाँ होने के लिए इसीलिए चूँकि इसलिए हो जाता है BP बराबर AB हम लिख सकते हैं। और जब दोनों संख्या समान हो जाएंगी तो दोनों ऐसे एक में से एक घटता है तो 0 हो जाता है। तो समान संख्या AP और AP दोनों जगह पर हो जाएगा तो बराबर, यानी कि इसी संख्या में से संख्या घटेगा तो 0 हो जाएगा। यानी कि हमारा विभव क्या हो गया, परिणामी विभव 0 हो गया, परिणामी विभव 0, यानी परिणामी विभव 0 हो जाता है। निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव द्वारा विद्युत विभव 0 हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, सिद्ध कीजिए कि कैप आई इक्वल सिग्मा वेक्टर E, जहाँ E क्या है, चालक का विद्युत क्षेत्र और कैप I धारा घनत्व है और तथा ये सिग्मा विशिष्ट चालकता है, सिग्मा विशिष्ट चालकता है। तो ये आपका हो जाता है कि विशिष्ट चालकता बराबर सूत्र क्या होता है, विशिष्ट चालकता बराबर होता है विशिष्ट चालकता बराबर विशिष्ट चालकता बराबर क्या होता है, 1/ρ हो जाता है। जो रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। तो विशिष्ट चालकता बराबर क्या होता है, 1/, विशिष्ट प्रतिरोध हो जाता है। तो परंतु विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा से हम देखते हैं कि रो बराबर E/J होता है, जिसमें हम देखते हैं, यानी कि हम देखते हैं विशिष्ट चालकता में हम रो की जगह पर ये मान लेके जाकर यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिग्मा बराबर 1/, क्या हो जाता है, E/J हो जाता है, E/J यहाँ पर लाकर रख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाता है, देखिए बटे का बटे होता है, हमने पहले ही क्वेश्चन में बताया कि वो ऊपर जाकर गुणा हो जाता है। तो यानी सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, J/E हो जाएगा। E क्या है, क्षेत्र है, E क्या है, विद्युत क्षेत्र है, जहाँ पर J बराबर क्या हो जाता है, सिग्मा E। तो वेक्टर रूप में इसको हम लिख सकते हैं, वेक्टर J इक्वल सिग्मा वेक्टर E, यानी धारा घनत्व J क्या है, धारा घनत्व बराबर विशिष्ट चालकता गुणे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ रहा है, आपके सामने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है अथवा अदिश राशि है, इसका मात्रक भी लिखिए। तो देखते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण वह बल आघूर्ण है जो इस द्विध्रुव को एक समान एकांक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर, कैसे, क्षेत्र के दिशा के लंबवत रखने पर द्विध्रुव पर लगता है,
ठीक। ये है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जो कैसे दिशा पर लगता है, क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर द्विध्रुव पर लगता है। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। इसका बीमा जो होता है AL स्क्वायर। जहाँ m बराबर, m क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, J मैक्सिमम अपान B। J क्या है, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण।